श्री कुमार जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम तिवारी जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताइए। मुझे लगता है कि आप समाज के मूल्यों को बदलना चाहते हैं। जी तिवारी जी, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आज के दिन में समाज जो है सो भोगवादी हो गया है। एक व्यक्ति की पहचान उसके पास कितना पैसा है, उसका क्या पोजीशन है, उस पे निर्भर करने लगा है। यू मस्ट विन एट एनी कॉस्ट, ये समाज में एटीट्यूड हो गया है। त्याग, मेहनत, ईमानदारी आदि का समाज में महत्व कम गया है। समाज भाव प्रधान होना चाहिए, जो कि भोग प्रधान हो गया है। तो उस दृष्टिकोण से हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज के मूल्य को बदला जाए। अभी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जब इतना बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं समाज में, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या साधन चाहिए आपको, और आपके पास कितने साधन हैं क्या उसके? तिवारी जी, परिवर्तन तो बड़ा है। तो आपने बिल गेट्स का एक इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें बिल गेट्स कहता है कि उसका ये सपना कि संसार के हर एक ऑफिस के हर एक टेबल पे एक कंप्यूटर होगा, वो छोटा था। अगर उसको अपनी जिंदगी फिर से जीना पड़े तो उससे भी बड़ा सपना देखेगा। जहां तक साधन की जरूरत है, साधन तो हमें बहुत चाहिए, और खास करके अच्छे लोगों का, और वो भी उनके समय का साधन चाहिए। ज्यादा पैसा या सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अच्छे लोगों की समय की जरूरत पड़ेगी। हम्म। और कैसे अच्छे लोगों की समय हम ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आपने एक कहानी सुनी था कि एक राजा को एक मंत्री की जरूरत थी। उसने जितने भी एप्लीकेंट थे सबको एक एक रूम में बंद कर दिया, और रूम के अंदर में एक घड़े में पानी और एक घड़े में लड्डू भर के रख दिया। और 7 दिन के बाद जब दरवाजा खोला, तो या तो कुछ आवेदक बेहोश पड़े थे या कुछ मस्त थे। तो जो बेहोश थे उन्होंने लड्डू को छुआ नहीं था और वो भूखे बेहोश हो गए थे, और जो मस्त थे उन्होंने बहुत सारे लड्डू खा लिए थे, पानी पी लिए थे। राजा ने इन दोनों कैटेगरी के लोगों को नहीं पूछा, और एक व्यक्ति को पूछा जिसने लड्डू तो खाया था लेकिन लड्डू नहीं खा करके घड़े को हिला करके उसके गिरे हुए बूनी को खाया था, और वो स्वस्थ था, ठीक था। मैं इसी उदाहरण को अपने लिए साधन जुटाने का कोशिश करूंगा। जो लड्डू है सभी वानप्रस्थी है, और जो बूनी गिरा वो उसका समय का कुछ हिस्सा है। इस कहानी में जो राजा है, मेरे लिए वो समाज की समस्या है। तो समाज की समस्या के लिए हर एक वानप्रस्थी अपने जीवन से अगर कुछ समय निकाल के दे सके, तो वो समाज में परिवर्तन ला सकता है। जहां तक सवाल उठता है कि कितना समय लगेगा इसमें, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आपने बड़ी रोचक बात कही है। चलिए, आपने कहा कि जब सपना ही देखना है तो बड़ा देखा जाए, तो उसके लिए वानप्रस्थी लोगों को अपना समय देना पड़ेगा। उनके समय का उपयोग कैसे किया जाए? मूल्य एक तरह से संस्कार है। संस्कार किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता, संस्कार उठाया जाता है। तो अगर समाज में वानप्रस्थी त्याग, ईमानदारी, मेहनत का नमूना बन करके समाज के नई पीढ़ी लोगों के सामने उपस्थित हों, तो नया पीढ़ी खुद उन वैल्यू सिस्टम को ऊपर उठाएगा। वो खुद ईमानदार, मेहनती और त्याग देने वाला व्यक्ति बन सकता है। तो हम चाहते हैं कि वानप्रस्थी इसका उदाहरण बन करके समाज के सामने एक्टिव हो। तो एक्टिव करने का तरीका क्या हो सकता है? या तो वानप्रस्थी समाज में आकर के कुछ ऐसा करें जो निस्वार्थ हो। वानप्रस्थी अपने नई पीढ़ी को अपना ज्ञान और अनुभव शिक्षा के रूप में या स्किल डेवलपमेंट के रूप में लाएं, तो नया पीढ़ी उनसे वो चीज सीख सकता है। हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसमें वानप्रस्थी, जिसको हम वॉलंटियर कह सकते हैं, वो अपना जो उनको देना है उसके लिए नॉलेज सेशन तैयार कर सकते हैं, और जो नई पीढ़ी है जिसको हम बेनिफिशियरी कह सकते हैं, वो उन सब चीजों के लिए साइन अप कर सकते हैं या अपना रिक्वेस्ट खोल सकते हैं। देने का और तरीका भी हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं है जो आज के दिन में जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, अगर वो नहीं है तो भी उनके पास समय तो है। वो कह सकते हैं कि भाई सप्ताह में मैं 2 घंटे 4 घंटे किसी के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। और कोई ओल्ड कपल कह सकता है कि मेरे लिए तुम यहाँ से दवाई ला दो, या मैं शहर जा रहा हूँ तो शहर जा रहे हो तो शहर से मेरे लिए ये चीज ला दो,
या नहीं कुछ तो मेरे पास बैठ करके 2 घंटे मेरे से बात कर लो ताकि मेरा मनोबल बना रहे। इस तरह करके भी चीजें दिया जा सकता है जिसमें वानप्रस्थी का समय का उपयोग किया जा सकता है समाज के पुनरुत्थान के लिए। इतना समय ये लोग लगाएंगे शिव कुमार जी, क्या आप उनको पैसा और वेतन भी देंगे? ये वानप्रस्थ पुनरुत्थान यज्ञ है। यज्ञ में किसी को पैसा देना या किसी से पैसा लेना नहीं होता है। यह निस्वार्थ काम है और इसमें हम वानप्रस्थी को पैसा नहीं देंगे और जो भी बेनिफिशियरी है उसमें किसी से पैसा नहीं लेंगे। मैं सोच रहा हूं जब आप ये बात कह रहे हैं तो कि कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे हैं? किसी भी जमाने में लोग मुफ्त में अपना समय आपको क्यों देंगे? आज के जमाने में तो नहीं देंगे, किसी भी जमाने में ऐसा नहीं हुआ है। मेरे को आपको याद दिलाना पड़ेगा कि वैदिक संस्कृति में गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी और गुरुकुल में विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लिया जाता था, वो निःशुल्क पढ़ते थे। गुरुकुल में आपको याद होगा 14 विद्या और 64 कला की पढ़ाई होती थी। 14 विद्या उसको कहते हैं जो जीवन को अमीर बनाने वाली पढ़ाई, जिसको आज के दिन में हम संस्कृति कह सकते हैं। माता पिता का इज्जत करो, चोरी ना करो, मोरल वैल्यूज, भगवान है, ये सब विद्या की पढ़ाई आती है। कला की पढ़ाई उसको कहते हैं जिससे जीविकोपार्जन किया जा सके। आज के दिन में जितनी भी पढ़ाई हो रही है ज्यादातर और करीब करीब 100% कला की पढ़ाई है। कला यानी कि बढ़ई का काम, लोहार का काम, श्रृंगार का काम, गाने का काम, कपड़े बुनने का काम, ये सब कला में आता है। तो हम गुरुकुल के समय में कुछ समय पहले भारतीय समाज में 64 कला हुआ करती थी और उसके जो पारंगत लोग थे जब वो वानप्रस्थी एज में पहुंचते थे तो वो मुफ्त में गुरुकुल में जा करके उन विद्यार्थियों को जिसको उनकी कला में रुचि होती थी आत्मीयता से उनको उसमें सिखाते थे। आप ये सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति तहे दिल से एक दूसरे व्यक्ति को, एक नवयुवक को जिसको उस विषय में रुचि है उसको अगर सिखाता है तो वो अच्छी तरह सिखाएगा, या एक पेड मास्टर जो इसलिए नौकरी कर रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है, चाहे बच्चे को उस विषय में रुचि हो या ना हो, टीचर को उस विषय में रुचि हो या ना हो, केवल वो वेतन के लिए पढ़ा रहा है और बच्चे को केवल इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि बच्चा उसके क्लास में आ गया है। दोनों में क्या फर्क होगा? जो आत्मीयता ढंग से उसमें काफी दिलचस्पी लेके पढ़ाएगा और बच्चा भी जिसको उस विषय में रुचि है वही पढ़ रहा है, दोनों में लर्निंग में काफी फर्क होगा। तो ये पहले भी होते आया था, वानप्रस्थी मुफ्त में पढ़ाते थे और आज भी लोगों के मन में ये विचार रहता है कि हम समाज को वापस कुछ दें। ये एक सामाजिक कर्ज है हमारे ऊपर जिसको उम्र होने के बाद कोई भी व्यक्ति उतारना चाहता है, कोई भी पे करना चाहता है, इसलिए वो ये करना चाहता है। इसमें परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि छोटे स्केल में देने वाले की कला और अनुभव और लेने वाले की इच्छा मैच नहीं करती है। हमारे एक साथी हैं जो अभी रिटायर कर रहे हैं, काफी योग्य हैं, काफी सीनियर पोजीशन से रिटायर किए। उनसे मैंने पूछा कि अब आप क्या कीजिएगा? तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने पूछा किस बच्चे को पढ़ाइएगा? तो उन्होंने यही कहा, यही तो प्रॉब्लम है कि मेरे को पता नहीं मैं किसको पढ़ाऊं, किसको इसकी जरूरत है मेरे नॉलेज की। लेकिन अगर लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें बहुत सारे वानप्रस्थी अलग अलग तरह की कला और अनुभव शेयर करना चाहें और बहुत सारे नवयुवक अलग अलग चीजों को लेना चाहें तो उनके बीच सामंजस्य बैठा किया जा सकता है। इफेक्टिवली मेरा प्लेटफॉर्म एक एक्सचेंज का कहिए या येलो पेजेस की तरह काम करेगा। तो आपका प्रश्न था कि वो मुफ्त में क्यों करें, उसका सीधा सा जवाब है क्योंकि उनमें इसको करने में उनको आनंद आएगा और ये स्वेच्छा से करना चाहते हैं, इसलिए वो करेंगे। इस पे किसी का कोई दबाव नहीं है, वो स्वतः अंतरात्मा की आवाज से ये करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप जैसे कह रहे हैं ये चीजें मैं गुन रहा हूँ, सुन तो रहा ही हूँ, गुन भी रहा हूँ। हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ जरूर रहेगा। इतना सुंदर काम है ये। जरा आप अपने वानप्रस्थ प्लेटफॉर्म के बारे में संक्षिप्त में बताइए। आपने बताया प्लेटफॉर्म के बारे में, जब बहुत बड़ा ये काम होगा
तो वानप्रस्थी लोगों को और जो लाभुक लोग हैं, जो बेनिफिशियरी लोग हैं, उनको मिलाना मेरे ख्याल से वही आपके प्लेटफॉर्म का काम होगा। तो जरा बताइए वो प्लेटफॉर्म है क्या, और थोड़ा डिटेल उसका अगर दे सके तो। सुंदर जी, पहले तो आपके आशीर्वाद का और प्रार्थना के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रयोग सफल होगा और हम लोग इसमें कार्यरत हैं। तो देखिए, हमारे इसे वेबसाइट का एड्रेस है www.vanprasth.org। वानप्रस्थ का स्पेलिंग है GAANPRASTH.org, vanprasth.org। इस वेबसाइट में 3 रोल हैं। वानप्रस्थी, जिसको अंग्रेजी में आप वॉलंटियर कह सकते हैं, बेनिफिशियरी जो इससे लाभ उठा सकते हैं, और मैनेजर जो इन दोनों के बीच फिजिकल चीजों के लिए कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो 2 मिनट में मैं डेमो दिखा देता हूं, तो मेरे को जरा स्क्रीन शेयर करने दीजिए। हाँ, दिखाइए जरा, डेमो दिखाइए कैसे लोग जाते हैं उस पर और कैसे रजिस्टर करते हैं। तो ये देखिए, vanprasth.org पे जब आप आएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। कोई भी नया बंदा आता है तो या तो वो यहाँ जाए हाउ टू सेक्शन में, यहाँ डायरेक्टली लॉग इन करने का कोशिश करे। अगर उसका यूजर आईडी नहीं है तो वो रजिस्टर कर सकता है। जैसे कि लॉग इन अगर करना चाहता है वो, तो यहाँ पे लॉग इन नहीं कर सकता, तो इसलिए क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकता है वो। जो भी स्टार है वो लिखना जरूरी है, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, और उसके बाद वो अपना दिखाएगा कि मैं क्या रोल लेना चाहता हूं। मैं बेनिफिशियरी बनना चाहता हूं, वॉलंटियर बनना चाहता हूं, या मैनेजर बनना चाहता हूं। अभी फिलहाल के लिए हम यही 3 बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ देते हैं, फिर वो अपना एड्रेस दे जिसमें पिन कोड दे, और लेवल जो है उसमें पिन कोड लिखना पड़ेगा उसको, और अपना छोटा सा बायोडाटा रिज्यूमे लिख सकता है। जैसे वानप्रस्थी है तो मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, या मैं केवल समय दे सकता हूँ, मैं किसान हूँ, जो भी है उसको ब्रीफली बायोडाटा अपना दे सकता है। जो भी व्यक्ति इस पे आए, vanprasth.org पे हाउ टू क्लिक करे, और उसमें हाउ टू रजिस्टर, क्रिएट रिक्वेस्ट, क्रिएट नॉलेज सेशन, इसको क्लिक करे। और इसमें सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे रजिस्टर करना है, कैसे रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, कैसे नॉलेज सेशन क्रिएट करना है, और ये सब कुछ दिया हुआ उसको कैसे अप्रूव होता है। और वो प्रोसेस इसको देख करके कोई भी व्यक्ति इस पे रजिस्टर कर सकता है, कोई भी वानप्रस्थी नॉलेज सेशन क्रिएट कर सकता है, कोई भी बेनिफिशियरी नॉलेज सेशन को सब्सक्राइब कर सकता है, या रिक्वेस्ट को नया रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता है। अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन था। मेरे ख्याल से आम आदमी आसानी से रजिस्टर कर सकता है, और रजिस्टर करने के बाद अगर अप्रूव हो जाता है तो उसको फिर लॉग इन करके कई देखे मैंने, आपने कई संसाधन उसमें दिए हैं और दूसरी चीजें बताई हैं जो बहुत ही लाभप्रद हैं। जी एक चीज पूछनी थी कि अगर कोई वानप्रस्थी खुद अपना बेनिफिशियरी खोज ले, उसके साथ काम करे, तो भी क्या उसको आपके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना चाहिए? छोटे समय में तो कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है गांव में जो अपने पोते को, अपने भाई के पोता पोती, नाता नतनी, अपने इलाके में, मोहल्ले में 2-4 लोगों को खोज करके उसकी जिंदगी संवारने लगते हैं और अपना समय देते हैं, तो उनके लिए इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लार्ज स्केल पे आप देखेंगे तो ये ऐसा सिचुएशन बहुत बार आता है कि एक व्यक्ति का जो वानप्रस्थी है उसके पास स्किल ए है, लेकिन उसके निकट फैमिली में या आसपास के इलाके में उस स्किल ए को यूज करने वाला कोई नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्किल ए की जरूरत है, लेकिन जिनको पता नहीं है कि उस वानप्रस्थी के पास स्किल ए है और वो विलिंग है देने के लिए। तो जब लार्ज स्केल की बात आती है तो उस केस में प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस होगी और प्लेटफॉर्म का वैल्यू रहेगा। तो प्लेटफॉर्म, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये एक एक्सचेंज का काम करेगा। तो वो एक्सचेंज का काम लार्ज स्केल में उसकी जरूरत पड़ती है, अगर छोटे स्केल है तो उसके लिए जरूरत नहीं। तो आपने कहा कि जब तक स्केल लार्ज नहीं होगा तब तक प्लेटफॉर्म की उतनी जरूरत नहीं होगी। आपने बहुत अच्छा समझाया कि किसी को स्किल ए की जरूरत है और वो
जानता नहीं है कि कौन सा वॉलंटियर स्किल दे सकता है, कौन सा वानप्रस्थी आदमी स्किल दे सकता है, तो ये प्लेटफॉर्म उसको उसके लिए एक एक्सचेंज जैसा है, येलो पेजेस जैसा है ना, ऐसा ही सोच। जी जी, वही बात। जी जी, शिव कुमार जी बहुत अच्छे विचार हैं ये। एक चीज जो मन में आ रही है, और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ आपको, बहुत बधाई। एक चीज जो दिमाग में आ रही है कि सरकारी कार्यक्रम कई खुले हैं, जैसे आंगनबाड़ी, प्रौढ़ साक्षरता अभियान आदि, तो क्या आपका ये वानप्रस्थ यज्ञ उन चीजों का स्थान ले सकता है? आपने सही पकड़ा तिवारी जी। जब तक ये प्रोग्राम सरकार का नहीं था, और आज से रखिए 300 साल 200 साल पहले, तो क्या आंगनबाड़ी की जरूरत थी, या समाज की प्रौढ़ लोग से आंगनबाड़ी के केस में समाज की ओल्ड लेडीज, या प्रौढ़ शिक्षाता के लिए समाज के बुजुर्ग लोग, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, ये लोग वही काम नहीं कर रहे थे? ये लोग भी तो हमको बैठ करके पढ़ाना सिखाते थे, बच्चों को कहानी के माध्यम से संस्कार देते थे। तो आज प्रौढ़ शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई, या आज आंगनबाड़ी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि वो त्याग की भावना, वो एक दूसरे को सिखाने की भावना की कमी हो गई। सब कुछ पैसा हो गया। हम तभी आपको कुछ देंगे, सिखाएंगे, शिक्षा देंगे, जब आप हमको कुछ पैसा देंगे। तो मूल्य के गिरने के कारण ये हुई है। अगर वानप्रस्थ आश्रम फिर से एक्टिव हो जाए तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सरकार को इन सब चीजों पे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। वानप्रस्थी लोग ये सब काम स्वेच्छा से और सरकारी प्रोग्राम से ज्यादा अच्छा से कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा। बहुत सारे सरकार के जो बेनोवलेंट प्रोग्राम है, वो वानप्रस्थी निस्वार्थ निःशुल्क कर सकता है। तो अभी हम इसको बंद करते हैं, फिर अगला सत्र शुरू करेंगे थोड़े दिनों बाद। नमस्कार। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बात कंटिन्यू करेंगे, हम आगे भी बात करते रहेंगे। और जी, धन्यवाद।